आज की कहानी एक ऐसे मर्डर इन्वेस्टिगेशन की कहानी है, एक ऐसे कत्ल की जांच की कहानी है जिसमें जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसे एक ऐसा सबूत मिल चुका था जिसके बलबूते पर वो फौरन इस केस को सुलझा लेती। लेकिन शुरुआत में लगा ही नहीं कि ये कोई सबूत भी हो सकता है, जो इस केस का सबसे बड़ा सबूत था। सबूत जिसको नज़रअंदाज शुरू में किया गया, लेकिन फिर वही सबूत बना। लेकिन आखिर में जब क्लाइमेक्स आता है इस कहानी का, तो सबूत कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हार भी जाता है। कैसे? पूरी कहानी पेश है। बात करीब 13 साल पुरानी है, 2010 की। 2010 में कोलकाता से एक अच्छे परिवार का लड़का जिसका नाम दीपन असित बैनर्जी, उम्र 25 साल, पढ़ाई करने के बाद दीपक की एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुंबई में जॉब लग गई। अब वो मुंबई आया और मुंबई में एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी थी, उसमें वो नौकरी करने लगा। सैलरी ठीक ठाक थी। तो पहले तो उसने कुछ वक्त, जून में वो मुंबई आया था, जून 2010 में। तो एक कुछ लोगों के साथ शेयर करके रूम में रहने लगा था। लेकिन फिर उसे लगा था कि उसे आगे हायर स्टडी के लिए भी पढ़ाई करनी है जॉब के साथ साथ। तो फिर उसने कहा कि डिस्टर्बेंस होती है तो अलग से कोई फ्लैट ले लेता हूँ। तो फिर उसने नवी मुंबई में एक अपार्टमेंट में एक रेंटेड फ्लैट ले लिया और वहीं वो रहने लगा। रूटीन था उसका, सुबह उठकर घर पे फ़ोन करना कोलकाता में, या शाम को, या फिर घर से माँ बाप या सिस्टर थी एक, उसका फ़ोन आता था। तो जून से लेकर जुलाई तक सब कुछ ठीक था, अगस्त भी ठीक था। 10 अगस्त की बात है, 10 अगस्त 2010 शाम के करीब 7 बजे थे। और जो बैनर्जी था, यानी कि दीपन बैनर्जी, ये पढ़ाई ऑफिस से आता था, फिर उसके बाद अपना पढ़ाई में लग जाता था। तो इतना वक्त नहीं होता था कि खुद खाना वाना बनाए। तो इसने खाने के लिए कहीं ऑर्डर दे रखा था बाहर, और फूड डिलीवरी एक बॉय आता था, वो खाना दे के चला जाता था। 7 बजे ये ऑफिस से अपने घर आता है नवी मुंबई में, और नवी मुंबई में घर आने के बाद काम पे अपना लग जाता है लैपटॉप खोलकर। अच्छा, चूँकि अच्छे परिवार से था, इसके पास सारे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और सारी चीज़ें थी। तो करीब 7 बजे कोलकाता से दीपन के सिस्टर का फ़ोन आता है। दीपन उससे कहता है कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तुमको 7:30 बजे कॉल करूँगा। बहन रख देती है, कई बार ऐसा हुआ था। अब 7:30 हो गया, दीपन ने कॉल किया नहीं। तो बहन ने कोलकाता से दोबारा फ़ोन किया मुंबई अपने भाई को। इस बार फ़ोन स्विच ऑफ। उसे लगा ये क्या, फिर लगा होगा कि शायद भाई इतना बिजी है, फ़ोन चार्ज नहीं किया होगा। तो घर वालों ने कहा चलो रात को सोने से पहले करेंगे। अब 10:30 बजे सब घर वाले खाना खाने के बाद दीपन को फिर से कोलकाता से फ़ोन करते हैं, पर मोबाइल स्विच ऑफ। फिक्र तो हुई, लेकिन उन्हें लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी मोबाइल में, या फिर थका हुआ होगा, सो गया होगा। तो सुबह फ़ोन करते हैं। अब सुबह सुबह उठकर परेशान तो थे ही घर वाले, उन्होंने फ़ोन किया, मोबाइल फिर स्विच ऑफ। अब उन्हें फ़िक्र होने लगी, क्या करें। उन्होंने दीपन के ऑफिस के उसके कुछ कलीग को फ़ोन किया, और ये अब लगभग 11 बज चुके थे, ऑफिस जाने का टाइम भी था। तो उन्होंने कहा कि दीपन से बात हो जाएगी, बट ऑफिस में पता चला कि दीपन तो आया ही नहीं आज ऑफिस। अब उन्हें और फिक्र होने लगी, क्योंकि कभी उसने ऐसा किया नहीं कि ऑफिस ना जाए। फिर उन्होंने उसके कलीग से कहा कि उसका मोबाइल भी नहीं उठ रहा, वो ऑफिस भी नहीं आया, प्लीज़ आप ज़रा जाकर घर देखो। और ये अब लगभग 11 बज चुके थे, ऑफिस जाने का टाइम भी था। तो उन्होंने कहा कि दीपन से बात हो जाएगी, बट ऑफिस में पता चला कि दीपन तो आया ही नहीं आज ऑफिस। अब उन्हें और फिक्र होने लगी, क्योंकि कभी उसने ऐसा किया नहीं कि ऑफिस ना जाए। फिर उन्होंने उसके कलीग से कहा कि उसका मोबाइल भी नहीं उठ रहा, वो ऑफिस भी नहीं आया, प्लीज़ आप ज़रा जाकर घर देखो कि वो कहाँ है। उसके कलीग को भी फिक्र हुई। उसके बाद वो उसके फ्लैट पर जाते हैं। फ्लैट पर जाते हैं तो देखते हैं कि फ्लैट तो बंद है, लेकिन बाहर से लॉक नहीं है। अब चाबी भी नहीं, आवाज़ देता है बहुत, लेकिन फ्लैट खुलता नहीं है। फिर उस क्लिक को पता था कि इस फ्लैट को लेने के लिए किस प्रॉपर्टी डीलर से दीपन ने कांटेक्ट किया था। तो उस प्रॉपर्टी डीलर के पास वो जाता है और जाकर कहता है कि ऐसे ऐसे फ्लैट में दीपन कल से उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। प्रॉपर्टी डीलर भी आता है, फिर वो भी आवाज़ देता, खोलने की कोशिश करता, नहीं होता। तब प्रॉपर्टी डीलर उस फ्लैट के ओनर को फ़ोन करता है
और कहता है ऐसी ऐसी बात है, फ्लैट खुल नहीं रहा और वो कल से गायब है। तो ओनर कहता पहले तो पुलिस को फ़ोन करो। तो प्रॉपर्टी डीलर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, उधर ओनर भी आ गया, पुलिस पहुंच चुकी थी। अब पुलिस की मौजूदगी में उस फ्लैट का दरवाज़ा खोला जाता है। जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर दाखिल होते ही कहीं तो कमरे में और मिला नहीं दीपन, लेकिन जब बाथरूम का दरवाज़ा खुला तो फिर सामने दीपन की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ, बेतहाशा खून पूरे बाथरूम में बिखरा पड़ा था। अब ये देखते ही क्लियर हो गया कि मामला कत्ल का है। पुलिस ने लाश को पहले कब्जे में लिया, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा, फॉरेंसिक की टीम बुलाई। अब दीपन के फ्लैट की तफ्तीश हो रही है, पूरी जांच, हर चीज़ देखी जा रही है। घर के अंदर से 2 शराब की खाली बोतलें मिली, लेकिन वो ब्रांड ऐसा था कि जिसको देखकर लगता नहीं था कि मतलब दीपन पिएगा, ठीक ठाक सैलरी, अच्छे पैसे वाला। और वॉशरूम में एक खून से सनी शर्ट मिली, कमीज़। अब पुलिस को लगा कि चूँकि ये बाथरूम है, इसमें कपड़े आदमी अपने पहनता है, उतारता है, गंदे कपड़े रख देता है, तो शायद वो कपड़ा फर्श पे पड़ा और खून से सन गया हो। तो पुलिस ने उतना ध्यान नहीं दिया। खैर इधर घर वालों को फ़ोन किया गया, बेचारे घर वालों के ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा। पूरी फैमिली कोलकाता से मुंबई पहुंची। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसमें पता चला कि दीपन ने शराब नहीं पी थी। अब इससे क्लियर होगा कि 2 बोतल जो शराब की खाली मिली है ये कातिलों ने पिया घर में बैठकर, लेकिन किसी के घर में कोई अनजान शख्स आकर शराब नहीं पीता, तो इसका मतलब वो दीपन का जानने वाला होगा। लेकिन दीपन के घर वालों ने कहा कि वो शराब पीता नहीं और ऐसे लोगों के साथ वो उठता बैठता भी नहीं है। तो ये भी बात गले नहीं उतरी कि वो उसके साथ शराब पिएगा। तो फिर आखिरी यही बचता है कि कातिल ने कत्ल करने के बाद उसी फ्लैट में बैठकर तसल्ली से शराब पी और फिर निकला। अब पुलिस खैर तफ्तीश करने लगी, शराब की बोतलें, फिंगरप्रिंट, सारी चीज़ें ले ली गई और सारे तफ्तीश शुरू हो गई थी। 2010 की बात थी और उस वक्त उस जिस बिल्डिंग में रहता था वहाँ CCTV कैमरा नहीं था। तो आज के दौर में तो फ़ौरन मिल जाता, लेकिन न सिर्फ उस फ्लैट में बल्कि उसके इर्द गिर्द भी कोई CCTV कैमरा नहीं था जिससे पता चले कौन आया कौन गया। तो पुलिस के हाथ खाली थे। अब पुलिस को पूरी तरह से इस पूरी जांच को अपने दिमाग से, अपने हिकमत से आगे बढ़ाना था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, ऑफिस में पूछताछ की, कुलीग से पूछताछ की, ये भी पता किया कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो नहीं है। सारी चीज़ें निकली नहीं, वो तो सिर्फ ऑफिस आता और अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देता, इसके अलावा उसका कोई शौक़ नहीं था। पाबंदी से घर पे रोज़ाना बात करता। तो कुल मिलाकर कोई ऐसी चीज़ पुलिस को मिली नहीं जिससे ये पता चले कि कातिल कौन है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, घर की तफ्तीश भी हो गई, फिंगरप्रिंट्स तो ले लिए, लेकिन मिलाएं किससे? कातिल हो तब तो मिलाएं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। अच्छा, पुलिस ने और फॉरेंसिक टीम ने सारे नमूने लिए थे, तो वॉशरूम से उस शर्ट को भी उठा लिया था, वो जो खून से सनी हुई कमीज़ थी, ठीक शर्ट, और उसको भी एक केस प्रॉपर्टी के तौर पर अपने पास रख लिया था। अब दिन बीत रहे हैं और कातिल का कोई सुराग नहीं, कत्ल की वजह पता नहीं चल रही है, क्योंकि कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं। एक एक चीज़ को अब पुलिस वालों ने जोड़ना शुरू किया कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। घर से मिली हुई हर चीज़, तमाम क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स, उसमें भी देख रहे हैं कि एक चीज़। तो ऐसे ही करते करते कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। अचानक पुलिस वालों को लगा कि इस शर्ट को एक बार और देखते हैं, क्योंकि उस वॉशरूम में और कोई कपड़ा इस तरीके से नीचे फर्श पर नहीं मिला था जिसमें खून लगा हो, सिर्फ एक शर्ट, और शर्ट भी बहुत पुरानी नहीं लग रही थी। तो कोई शख्स नई शर्ट को फर्श पे फेंकेगा नहीं, कहीं टांग देगा या फिर रख देगा वॉशिंग मशीन या कहीं पे भी। तो पुलिस ने कहा कि इस शर्ट को दोबारा देखते हैं, शायद इसी से कुछ सबूत मिले। पहले दिन से पुलिस ने उस शर्ट को देखा, लेकिन देखा नहीं था ध्यान से। और पुलिस ने इस शर्ट को निकाला कि इस बार इससे शायद कोई क्लू मिल जाए। इत्तेफाक से जब इस बार पुलिस की नज़र पड़ी उस शर्ट पर, तो कॉलर पर एक लेबल दिखाई दिया, और वो लेबल पे लिखा था स्टाइल स्टार टेलर। यानी ये शर्ट जो स्टाइल स्टार टेलर है उसने सिली होगी। अब इधर दीपन के जब घर वालों से पूछा गया इस शर्ट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो कभी शर्ट सिलवा कर पहनता ही नहीं टेलर से, वो हमेशा रेडीमेड लेता है, ब्रांडेड शर्ट पहनता है, टी शर्ट पहनता है।
तो सवाल ये था कि एक सिली हुई कमीज़ दीपन के घर में क्या कर रही थी। अब स्टार टेलर के साथ उस जो लेबल लगा हुआ था, एक और अच्छी भी चीज़ थी उसमें एक फ़ोन नंबर भी लिखा था इसी टेलर का। बहुत सारे लोग अपनी ब्रांड की पब्लिसिटी करने के लिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाने के लिए अपनी इस तरीके से नंबर भी डाल देते हैं। तो अब शर्ट के कॉलर पे एक लेबल और लेबल पे लिखा हुआ है स्टाइल स्टार टेलर और उसके नीचे नंबर। पुलिस ने कहा चलो इसी को ट्राई करते हैं। पुलिस ने फ़ोन किया तो पता चला हाँ ये उसी स्टाइल स्टार टेलर का नंबर है। अब फ़ोन पे तो शर्ट दिखा नहीं सकते थे। पुलिस की एक टीम फ़ौरन उस टेलर मास्टर के पास पहुंची उस शॉप पर और जाकर उन्होंने उस शर्ट को खोल के रख दिया। अब भी खून से सना हुआ था लेकिन सूख चुका था और लेबल दिखाया कि आपकी शॉप का है। उन्होंने कहा जी हमारा है। तो पूछा कि ये शर्ट किसने सिलवाई। आमतौर पर दर्जी या टेलर के पास एक रिकॉर्ड होता ही है। तब उसने कहा कि कुछ वक्त पहले एक लड़के ने ये शर्ट सिलवाई थी और मैं उसको जानता हूँ। वो इसलिए जानता हूँ कि उसके भाई को मैं अच्छे से जानता हूँ। तो फिर पुलिस ने कहा चलो। अब वहाँ गए तो उस लड़के से पूछा गया कि भाई ये तुमने शर्ट सिलवाई थी। उसने कहा नहीं ये शर्ट तो मेरी है, पर मैंने ये शर्ट बाद में मुझसे जो है ये एक दूसरा शख्स विनोद विष्णु बंडल ये लेकर चला गया था। बंडल नाम है इसका। और उसने ये शर्ट ली थी और वही पहन रहा था। अब पुलिस ने पूछा कि वो कहाँ मिलेगा तो उसने बताया। अब पुलिस ने विनोद को उठाया। इसके अलावा एक सूरज गौरव जिसका भाई ने ये शर्ट जिसके सिलवाए थे उसको उठाया और एक उसी के साथ अपार्टमेंट में रहने वाले एक घर में ही किराए पर रहते थे लोग संतोष राउत नाम के लड़के को उठाया और एक नाबालिग था उस वक्त 18 साल पूरा नहीं हुए थे। 3-4 लोगों को कस्टडी में लिया। अब उनसे पूछताछ शुरू करने लगे। उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम ये कमीज़ कैसे आई उस दीपन के घर में। लेकिन पुलिस ने जब तफ्तीश की तो तफ्तीश करने पे पता चला कि इसमें जो विनोद विष्णु बंडल है, उम्र करीब 23 साल, लड़का सा, ये दीपन के घर में फूड डिलीवरी क्या करता था। दीपन जब भी ऑर्डर देता तो ये उस जगह पे काम किया करता था, तो अक्सर यही खाना लेकर आता था। तो अब एक कड़ी जुड़ गई, पहली कमीज़ की, अब दूसरा ये कि ये अननोन नहीं, अनजान नहीं है, ये दीपन के घर जाया करता था। अब पुलिस ने तसल्ली से पूछताछ की तो फिर पुलिस के अंदाज में जब पूछताछ होती है तो फिर लोग बोल पड़ते हैं। तब वो बोल पड़ा और उसने कहा हाँ मैंने ये कत्ल किया। और फिर उसने अपने साथ इन साथियों के नाम बताए, जिन चारों के बताए मैंने आपको, सूरज गौरव, विनोद विष्णु बंदल, संतोष राउत और एक नाबालिग था। तो अब उन्होंने कबूल तो कर लिया, बट 2 चीज़ें अभी भी बाकी थी। एक ये कि ये शर्ट वहाँ कैसे पहुँची, और दूसरी एक 25 साल का लड़का जो कोलकाता से मुंबई नौकरी करने के लिए आया, जिसकी किसी से दुश्मनी नहीं, तो उसे क्यों मारा। तो फिर इन कातिलों ने बताया कि चूँकि बंडल अक्सर फूड डिलीवरी के लिए वहाँ घर जाया करता था, सुबह और रात का भी खाना देता था, तो आते जाते बहुत फ्रैंक हो गए कि दोनों की एज में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो दीपन भी उससे बात करने लगा, कहाँ कैसे कहाँ से आओ। वो भी उससे पूछता था साहब आप क्या करते हो, कहाँ हैं। तो जब वो घर के अंदर आने लगा और खाना रखने लगा तो उसकी नज़र घर के चारों तरफ पड़ी और उसने देखा कि यार उसके घर में बहुत सारी कीमती चीज़ें रखी हुई है, लैपटॉप है, महंगे फ़ोन हैं, घड़ियाँ हैं अच्छी। फिर उसने दोस्ती हुई थी, चूँकि बातचीत होती थी, तो उसने सैलरी पूछी तो पता चला यार वो भी कई लाख में है। तो लगा कि इसके पास बहुत पैसे हैं और अमीर है, और ये इतनी सारी चीज़ें ही कई लाख की हैं। उसने जाकर अपने दोस्तों को ये बात बताई। उसने कहा कि एक लड़का रहता है जो कोलकाता से आया है, मुंबई में है, अच्छी नौकरी करता है, उसके घर पे कम से कम अगर हम लोग चोरी करते हैं तो कई लाख रुपए के हाथ लग जाएंगे। तो उसने कहा लेकिन यार चोरी करेंगे तो वो पकड़ में आ जाएगा, कल को वो पहचान लेगा। यहीं पे इन लोगों ने यह तय किया कि नहीं, हम चोरी करेंगे तो वैसे ही नहीं करेंगे, मतलब चोरी करेंगे जब उसकी मौजूदगी में ही करना है, खाना देने के बहाने जाना है। और फिर तो बोला फिर उसको अगर हम लोग सिर्फ मार के भागेंगे तो वो तो पकड़वा देगा, तो उससे अच्छा ये है कि उसे मार डालते हैं और फिर जो है सारा सामान चुराते हैं। सब ने रजामंदी दे दी। इसी के बाद 10 अगस्त की शाम 7 बजे इन चारों ने खाना देना था। दीपन का फ़ोन आया बंडल के पास। बंडल ने कहा लेकर आ रहा हूँ।
और उसी वक्त 7 बजे के आसपास दीपन की सिस्टर का कोलकाता से फ़ोन आया। उसने कहा 7:30 पे कॉल करेंगे, क्योंकि तब दीपन खाना लेकर आ गया था और उसने कहा मैं बाद में बात करता हूँ। दीपन के पीछे 3 और लड़के थे। घंटी बजी, दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला, उन तीनों ने अचानक घर के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल हुए, दीपन के ऊपर काबू पाया और उसे खींचकर बाथरूम ले गए और उसके जिस्म पर चाकू के कुल 16 वार किए। 16 वार किए। वॉशरूम में ही दीपन की मौत हो गई। लेकिन इन सब में एक कातिल की कमीज़ पर बहुत सारे खून लग गए। जब खून लगा तो उसने कहा अब ये खूनी कमीज़ पहनकर बाहर निकलेंगे तो लोग पकड़ लेंगे कि ये क्या है। तो उसने कहा कि इस शर्ट को उतार दो। उसने अपनी शर्ट उतार दी और बाकी खून पोंछा उसे शर्ट से और वहीं लाश के पास डाल दी और दीपन का एक शर्ट पहनकर निकल गया। उससे पहले उन्होंने सारा सामान समेटा। उन्हें मालूम था इस घर में कोई और रहता नहीं, कोई आता नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें बंडल पता कर चुका था। तो ये सब शर्ट वर्ट बदलने के बाद ये लोग अपने साथ शराब की बोतल लेकर आए थे। बाथरूम में लाश पड़ी है। ये लोग ड्राइंग रूम में बैठकर शराब पी रहे हैं और उसके बाद आराम से सारी बोतलें खाली करने के बाद रात को ये चारों घर से निकल जाते हैं और फिर बाद में ये कत्ल का राज खुलता है। तब पुलिस पकड़ चुकी थी। उनकी निशानदेही पर लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी चीज़ें भी पुलिस ने बरामद कर दी। अब ये मामला कोर्ट में गया। जब कोर्ट में गया मामला तो कहानी में एक बार फिर ट्विस्ट आया। जब मामला कोर्ट में गया तो वहाँ की जो सेशन कोर्ट है 6 फरवरी 2018 को ठाणे की एडिशनल सेशन कोर्ट ने माइनर और राउत इन तीनों को दीपन के कत्ल के लिए लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुना दी। ये जेल में ही थे, फिर जेल में चले गए। अब उन्होंने इस कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। 6 फरवरी 2018 को सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया था और उसी साल 31 जुलाई 2018 को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक चैलेंज किया। बंडल ने अपने सज़ा, सभी ने किया था लेकिन बंडल ने एक अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की। उसका ये कहना था कि मेरे को सज़ा इसलिए मिली है क्योंकि मैं उस घर में डिलीवरी बॉय था और जाता था और इसके अलावा कोई सबूत नहीं है और मैं इस केस में बेगुनाह हूँ। अब कोर्ट ने कहा वो कैसे? तो उसने कहा कि जो एक शख्स था जिसकी गवाही पर इसको पकड़ा गया था, जो राउत, और एक वो जो टेलर जहाँ से ये पता चला कि ये शर्ट सिलवाया था एक लड़के ने, तो वो लड़का गौरव का भाई था और गौरव के भाई ने तब पुलिस को बयान दिया कि हाँ ये शर्ट मैं लेकर आया था। और इसके बाद 2 दिन पहले इस इंसिडेंट से यानी कि 8 अगस्त को बंडल ये शर्ट जो है मुझसे लेकर गया था और ये शर्ट फिर बंडल के पास ही थी। तो वो गवाह था। तो ये बंडल वहाँ पे फूड डिलीवरी भी करता था। तो शर्ट भी बंडल को देने का गवाह मिल गया और कमीज़ भी उसी घर से मिली। तो इसी बिना पर उसके खिलाफ सारे सबूत थे, उसको सज़ा भी हो गई। लेकिन अब अचानक ट्विस्ट ये आया कि जो गौरव का भाई था, जो इस केस में गवाह था, जिसने बंडल के बारे में कहा था कि उसने उसको शर्ट दी थी 2 दिन पहले, वो हॉस्टाइल हो गया। उसने अपने बयान को बदल दिया। उसने कहा कि उसने इसलिए बदला कि जो बाकी हैं सबके ऊपर इसका असर पड़ेगा। लेकिन कहानी पलट गई। उसने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा, पुलिस ने जबरन मुझसे कहलवाया कि ये शर्ट जो है मैंने 2 दिन पहले बंडल को दिया था और बंडल ये शर्ट ले गया था। अब जब ये बात कोर्ट के सामने कही गई तो फिर हाई कोर्ट ने ये कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि टेलर से सिले हुए वो शर्ट बंडल को मिले और बंडल के ज़रिए वो शर्ट दीपन के फ्लैट तक पहुंचा। तो ये मैं जानता हूं कि ये हॉस्टाइल हो चुका है गवाह, लेकिन कड़ी नहीं जोड़ी है कि वो शर्ट किस आरोपी के पास आया और वो शर्ट कैसे फ्लैट तक पहुंचा, क्योंकि सामने वाला हॉस्टाइल हो गया और उसने मना कर दिया। तो इसी बेस पे हाई कोर्ट ने बंडल को जमानत दे दी और कहा कि अब इसके इस अपील पर या सज़ा को जो है सस्पेंड करने के ऊपर कोर्ट आगे फैसला करेगी। तो फिलहाल बंडल जमानत पर है और बाकी लोग उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी उनकी उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा है। तो इस तरीके से एक ऐसा सबूत
जिसको पुलिस की नज़रों में पहले वक्त से था, जब ये इंसिडेंट हुआ और पुलिस मौके पर पहुंची और जिसे शुरुआत में नज़रअंदाज किया, वही एकशठ कातिल तक भी पहुंचा गया। लेकिन वही एकशठ लास्ट में एक कातिल की सज़ा को भी सस्पेंड कराने के लिए कोर्ट में पहुंचा देता है और एक को बेल भी मिल गई है। बंडल इस वक्त जमानत पर है। तो ये थी कहानी।